गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने चैप्टर है, अगर देखा जाए तो सीआरटी का चैप्टर 4 है। शॉर्ट में आज जो है स्टार्ट करेंगे और आज है लेक्चर 1। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर फर्स्ट तक तो पढ़ ही लेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? इनर्सिया से। इनर्सिया किसे कहते हैं? व्हाट इज इनर्सिया? देखिए, प्रत्येक बॉडी का है ना एक प्रॉपर्टी होता है। वो जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहता है। यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। वो चेंज को रेजिस्ट करता है। क्या कहलाता है? इनर्सिया। क्या कहलाता है? इनर्सिया। हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पे डेफिनेशन। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। किसी मटेरियल का क्या एक प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैनॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट ऑफ और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा, वो खुद से चेंज नहीं कर सकता है। क्या कहलाता है? इनर्सिया, है ना। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि इनर्सिया क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल टू ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना। एक तरह से ये रेजिस्टेंस है ना, जो चेंज को अपोज करता है। जैसे रेस्ट है, अपने आप मोशन में नहीं आ सकता, कोई मोशन में है अपने आप रेस्ट में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इनर्सिया जो है 3 प्रकार का होता है। इनर्सिया ऑफ, पहला है इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहता है ना। इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहता है द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। हर प्रत्येक बॉडी का टेंडेंसी है यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे। रेस्ट में जो बॉडी है उसका टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में ही रहे, है ना। क्या कहलाता है? इनर्सिया ऑफ रेस्ट। इसका एग्जाम्पल है, यदि कोई जो है बस पर बैठा हुआ है ना, या बस पर क्या है, खड़ा है ना, और रेस्ट में है। अचानक से बस जो है क्या होता है, अचानक से स्टार्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? शरीर पूरा क्या है, रेस्ट में है, लेकिन हमारे जो पैर जो है किसके किसके टच में है? बस के। बस जैसे ही आगे बढ़ा, पैर जो है, पैर जो उसके टच में है तो पैर भी आगे बढ़ गया। लेकिन पैर को छोड़ के उसके अपर पोर्शन क्या है, रेस्ट में है, वो अपने रेस्ट में ही रह गया। वो जो है चेंज को अपोज किया, है ना, वो रेस्ट रेस्ट में ही रह गया, लेकिन पैर आगे बढ़ गया। इसलिए पैर आगे बढ़ गया और शरीर जो है वहीं को ही रह गया। इससे लगता है कि हम पीछे की तरफ गिर रहे हैं। एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन, उसका टेंडेंसी है कि मोशन में ही रहे, है ना। क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे कोई बस जो है चल रहा है, क्या है, ये मोशन में है। ये मोशन, बस क्या है, मोशन में है। शरीर पूरा, अगर बस मोशन में है तो पूरा शरीर क्या है, मोशन में है। अचानक से बस रुकता है, जो बस के कांटेक्ट में पैर है, पैर रुक गया, लेकिन पैर को छोड़ के बाकी शरीर मोशन में था, इसलिए वो क्या हो गया, आगे बढ़ गया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द बॉडी रजिस्ट चेंज इट्स डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा, अपने आप जो है अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कोई ऑब्जेक्ट गाड़ी पर बैठा हुआ है या बस पर बैठा हुआ है ना, तो जैसे ही शार्प टर्न लेता है ना, जो घुमाता है गाड़ी, तो हम क्या करते हैं, इधर बाहर की तरफ क्या है, शरीर को जो हमारा चला जाता है ना। यानी ये क्या कर रहा है, आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज को क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, इसलिए अपने डायरेक्शन में ही रह जाता है। ये क्या कहलाता है, किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ये रहा इनर्शिया के बारे में, है ना। नेक्स्ट, आप इसको लिखते चलेंगे, जो भी है नोट्स बना रहे हैं तो इनर्शिया के बारे में इतना लिख लीजिए ना। उसके बाद क्या है, उसका टाइप्स लिखेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना, मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद जो है इसके बारे में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, उसके बारे में लिख लीजिए, है ना। चलिए, इतना लिखने के बाद अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। नाम है इनर्शिया, है ना। देखिए, इनर्शिया जो है ना,
वो किसके प्रोपोर्शनल है? मास। ये जरूर लिखिएगा, एग्जाम में आता है। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। जितना ज्यादा मास होगा उतने ज्यादा इनर्शिया होगा, उतने ज्यादा रेजिस्ट करेगा, है ना। यानी बोला जाता है कि जितना ज्यादा मास होगा उतने ज्यादा क्या होगा, उसमें इनर्शिया होगा। इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, आपको समझना नहीं है। मतलब जितना ज्यादा मास होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अपोज करेगा चेंज को, है ना। एक हल्का बॉडी, एक भारी बॉडी है। हल्का बॉडी तो हो सकता है कि थोड़ा सा फोर्स में वो मोशन में आ जाए, लेकिन ज्यादा मास रहेगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब ये है कि उसमें इनर्शिया ज्यादा है। मास जितना ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट में इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, उतने ही वो चेंज को रजिस्ट करेगा, है ना। ये जो है आप लिख, रोटेशनल मोशन की बात हो रहा है तो रोटेशनल मोशन इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, रोटेशनल मोशन की क्लास में हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ है, टॉपिक दीजिए आप, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कितना लॉज ऑफ मोशन होता है न्यूटन्स का? न्यूटन्स का 3 नियम है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ जो है। तो हम पहला लॉज को पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो पहला जो लॉ है ना, न्यूटन का जो पहला नियम है वो लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करता है। कैसे? कहता है एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना, अनटिल एंड अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ एक्शन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स। बोलता है कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना, अनलेस या अनटिल, है ना, इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अपने आप कैसे रेस्ट मोशन में आ जाएगा? उसे फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अपने आप कैसे रुक जाएगा? उसे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कहना चाह रहा है तो ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे। तो एक तरह से ये जो है ना एल्सो डिफाइन फोर्स, ये जो है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को भी डिफाइन कर रहा है ना। कैसे डिफाइन कर रहा है? फोर्स के बारे में कहना चाह रहा है कि फोर्स क्या है, एक ऐसा एजेंसी है जो किसी के स्टेट को चेंज करता है। यदि वो रेस्ट में है तो उसको फोर्स लगाएंगे तो मोशन में आ सकता है, यदि मोशन में है तो फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट में आ सकता है या डायरेक्शन चेंज हो सकता है। वही बोल रहा है, कोई अवस्था, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उसे बाहरी फोर्स न लगे। मतलब जो फोर्स अगर आएगा तो उसकी अवस्था को बदल सकता है, उसे फोर्स बोलते हैं। यानी ये फोर्स को डिफाइन कर दिया। और इनर्शिया तो पहले से डिफाइन, इनर्शिया जो है तो पहले ही बोल रहा है रेस्ट में तो रहेगा, इनर्शिया रेस्ट है। मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है, ये बारे में समझ चुके हैं। तो जो है जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है नोट्स, वैसे वैसे नोट्स जो है आप बनाइए और लिखिए। ठीक है, इसके आगे जो है फोर्स के बारे में हम लिखे हुए हैं, है ना। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, एक ऐसा एजेंसी है जिसको पुश और पुल भी बोलते हैं, पुश और पुल भी बोलते हैं। एक ऐसा एजेंसी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करता है। यदि वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, यदि मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का अवस्था में बदलता है या बदलने की कोशिश करता है ना। तो लिखे हुए हैं फोर्स क्या है, और दैट चेंज, और चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश करता है ना। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है ना, इसे सकते हैं। ठीक है, इसका जो है साइन, फोर्स का साइन यूनिट क्या होता है? फोर्स को हम लोग मापते हैं न्यूटन में। सीजी क्या होता है? 9, है ना। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और 1 न्यूटन होता है 10⁵ चलिए
यदि यहाँ लिखा हुआ है नेट फोर्स, यदि कोई ऑब्जेक्ट में तीन तरीका से फोर्स लग रहा है, बहुत सारा फोर्स लग रहा है ना, कोई फोर्स इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना होगा, ये तो हम लोग वेक्टर में बात कर चुके हैं। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, है ना, जो भी नेट फोर्स होगा वो फोर्स से वेक्टर क्वांटिटी क्या करना होगा, उसका वेक्टर सम करना होगा। यानी सिस्टम में जितना नेट फोर्स लग रहा है, क्या करेंगे, जितने भी फोर्स लग रहा है सबको क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो क्या कर देंगे, सम कर देंगे। लिखते चलिए सारा चीजें। नेक्स्ट के बाद है एक क्वेश्चन दे रखा है, गोबर क्वेश्चन है, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग इफ बॉडी वाज एट रेस्ट। पहले रेस्ट में था, बिफोर द अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स व्हाट विल बी बिकॉज ऑफ नेट फोर्स। पहले रेस्ट में था तो फोर्स लगाया तो मोशन में आ जाएगा, यही पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें नेट फोर्स कितना है, देखिए दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है, इधर लग रहा है कितना, 12 न्यूटन, तो ऊपर में कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। वेक्टर सम अगर देखा जाए 12 न्यूटन लग रहा है या 5 न्यूटन, दोनों के है ना, वेक्टर सम कर दें। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट होता है रूट ओवर, अगर 90 डिग्री है 5 प्लस 12 सोल्व करेंगे तो 25 16 आ जाएगा। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन। ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 13 न्यूटन लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, रेट से मोशन में आ जाएगा। ठीक है, गोबर क्वेश्चन था, ले लिया गया है, फोर्स पढ़ा रहे तो फोर्स क्वेश्चन लिया गया है। अगला नेक्स्ट, फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या होता है ना, कुछ फंडामेंटल फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे जो है, दो चार्ज के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, ये सब जो है लिख लेना है। है, अब देखिए फोर्सेस जो है ना, दो प्रकार का होता है। फोर्सेस आर टू टाइप्स, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स उसे कहते हैं जो टच होता है, दो ऑब्जेक्ट टच में है, तो जब दो ऑब्जेक्ट जब कॉन्टैक्ट में है तो जो फोर्स लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे देखिए, एक ऑब्जेक्ट ए है, ये है बी है, ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स है, ए भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। तो अगला पेज में शायद इसके बारे में लिखा होगा, है ना। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। जैसे हम बोल दिए कोई ऑब्जेक्ट जो है इस पे रखा हुआ है ना, तो इस पे जमीन जो है इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ना, नॉर्मल फोर्स लगा जो एन, इस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, सारा क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। पैरेलल कंपोनेंट में क्या है, कोई रस्सी से खींच रहा है, तो टच है ना, क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक तरह से ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन समझे, क्या है नॉर्मल फोर्स, क्या होता है, दिस इज नॉर्मल फोर्स, है ना, दिस इज नॉर्मल फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन, नॉर्मल और फ्रिक्शन की ये क्या है, रिजल्टेंट, है ना, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आ गया है ना। पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है, जैसे कोई फोर्स से ऐसे खींच रहा है, पैरेलल, पैरेलल कंपोनेंट। ड्रॉ द नॉर्मल रिएक्शन, ये आपको आना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन दिखाने के लिए। ड्रॉ द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोइंग केसेस, है ना। जैसे कि एक जो है रखा हुआ सिस्टम है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है,
ये जो है नॉर्मल फोर्स कौन सा, ये दिस इज पे क्या है, तो जहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स है, जहाँ कॉन्टैक्ट है वहां पे क्या लग रहा है, एक लग रहा है, अब एक नॉर्मल मतलब क्या होता है, सरफेस के 90 डिग्री आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाने आना चाहिए। तो बॉडी ऐसे कोलाइड कर रहा है ना, ये इसको इधर लगा रहा होगा, ये इसको नॉर्मल। तो जो है आप देख लीजिए, नॉर्मल नॉर्मल आपको नॉर्मल जो है ना फोर्स दिखाने आना चाहिए अगर पूछ दिया जाए तो, है ना। नेक्स्ट, टेंशन भी क्या है, एक टाइप का टेंशन क्या होता है, टेंशन इज अ फोर्स, है ना, फोर्स ऑन और रोप, रस्सी या धागा में जो क्या होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन, है ना। तो जैसे कि दीवार से कोई रस्सी से खींच रहा है, तो जो रस्सी में जो फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टेंशन फोर्स बोलते हैं। इसको सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो हम लिख दिए बस वही लिख। अब आता है फोर्स का नॉन कंटैक्ट फोर्स। नॉन कंटैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स जो टच में नहीं है फिर भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। जैसे क्या क्या हो सकता है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो अलग अलग मास है ना, अलग अलग मास है और दूर से ही क्या कर रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, ये 12th में पढ़िएगा, 12th फर्स्ट चैप्टर, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं। जैसे हो गया मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट के बीच में लगता है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये सब क्या है कि टच में नहीं है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है, बस एग्जाम्पल याद रखना है। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लिखा हुआ है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कॉन्टैक्ट, बिना फिजिकली कॉन्टैक्ट में आए जो फोर्स लगता है क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये पृथ्वी है, ये चांद है, तो बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये देखिए मैग्नेट और लोहे के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो टच में नहीं है, देखते ना, ये जो मैग्नेट लोहा को खींचता है ना, दूर से ही खींचता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। समझ गए, समझ गए, ये आगे चलते हैं। वेट, वेट किसे कहते हैं, व्हाट इज वेट, वेट क्या होता है, किसी होता है ना, हिंदी में भार, है ना, पृथ्वी, है ना, जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को नीचे कहते हैं, खींचता है नीचे, है ना, क्या कहलाता है उसका, वेट, है ना। तो वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, है ना, इसकी वजह से फोर्स ड्यू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से, है ना, अगर ग्रेविटी जीरो कर दिया जाए तो वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा, वेट क्या होता है, एम इंटू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम नियर सरफेस ऑफ द अर्थ इज, हाँ जी की वैल्यू जो है 9.8 लिखा हुआ है, आप अप्रोक्स 10 लिखेगा। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब भी होगा, जैसे ये अर्थ है, अर्थ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इसका एम जी किधर होगा, सेंटर की तरफ, ऐसे एम जी ले, है ना, जैसे अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास, अब एम जी किधर लेगा, या पृथ्वी का सेंटर तो इधर है, एम जी किधर लेगा, सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, ग्रेविटी किधर लेगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। हाँ, दिस इज कॉल्ड weight. What is weight? Weight is a type of force and due to gravity, due to gravitation, and तो हमेशा चेंज करता है। एंड वेट क्या होगा, पृथ्वी पे कुछ और होगा, चांद पे कुछ और होगा, क्योंकि चांद पे ग्रेविटी चेंज, है ना। जैसा हम बोल दें कि भाई किसी का मास क्या है, का मास है 60 किलो, 60 किलो अर्थ पे, तो मास तो उसका चंद्रमा पे उसका मास कितना होगा, अरे 60 किलो ही होगा, मास थोड़ा ना चेंज होगा, मास इज ए कांस्टेंट, मास इज ए, है ना, चांद पे,
तो मास क्या होता है, मास इज कांस्टेंट, मास इज, ग्रह पे लेके जाएंगे तो मास क्या होगा, चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, वेट चेंज होता है। जैसे कि अगर अर्थ पे इसका वेट क्या हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा, तो 600, 60 इंटू जी, ग्रेविटी से जी हो जाता है, 600 न्यूटन हो जाएगा। और ये मून पे इसका वेट कितना हो जाएगा, तो होता है एम जी बाई 6। मून पे जो ग्रेविटी होता है, मून पे जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी वो पृथ्वी की ग्रेविटी से 1/6 मास छोटा है उसका, क्या हो जाएगा, एम जाएगा 6 जाएगा 100 न्यूटन। यानी किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास 60 किलो है, पृथ्वी पर 600 न्यूटन उसका वेट है, तो चांद पर कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। तो वेट इज वेरिएबल, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, बट मास इज कांस्टेंट, है ना। कहीं भी लेके जाइए मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नोट कीजिए। के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम को पी दिखाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और ये क्या दिखाता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन दिखाता है, क्वांटिटी ऑफ बाई ऑफ बॉडी, है ना। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, इट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में कितना मोशन का क्वांटिटी है, क्या दिखाता है, मोमेंटम, है ना। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम दिखाते हैं, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, लिखा हुआ है। मोमेंटम इज ए क्वांटिटी बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास एंड मोशन। इट इज आल्सो नोन एज क्वांटिटी ऑफ मोशन, इसे क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा जाता है। वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम विद दिस। यानी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर सेकेंड, है ना। सीजी यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। यानी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, अगर मास इधर है, वेलोसिटी भी से इधर जा रहा है, मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। यदि मास इधर है और वेलोसिटी को है निगेटिव डायरेक्शन में, के लिए मोमेंटम हो जाएगा माइनस, क्यों माइनस लिख रहे हैं, माइनस सो डायरेक्शन, माइनस सो डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है। क्योंकि इसका इसे दिखाते हैं, क्योंकि मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसे बात है कि इसको डायरेक्शन को दिखाना पड़ेगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है, पॉजिटिव एम भी, है ना। अगर निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, निगेटिव मोमेंटम माइनस एम भी, लिख लीजिए इसको। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट तो लिख लीजिएगा मोमेंटम के बारे में। एक क्वेश्चन लिया गया है, दो बॉडीज है जिसका मास एक का 6 किलो है, दूसरे का 9 किलो है, आर सेड टू हैव इक्वल मोमेंटम, है ना। दोनों का मोमेंटम क्या है, इक्वल है। फाइंड आउट रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। अच्छा, इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसको कटा नहीं गया। वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा, दोनों का मोमेंटम सेम है, p1 इक्वल टू p2। तो पहले का इसका मास m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2। प्रत्येक 6 है, m1 कितना है, 6 है, 9 का v1 बोल देते, 9 v एकदम सेम हो रहा है कि वेलोसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 9/6। जब भी आप नोट्स बना रहे होंगे तो जो भी एग्जांपल है साथ साथ अभी देखिए, क्वेश्चंस के बीच में इजी इजी क्वेश्चन जानबूझ के दिया जा रहा है ना। अभी लास्ट में ना मेंस का क्वेश्चन, मेडिकल का क्वेश्चन होगा, ये सब गोबर क्वेश्चन है, तो ऐसे भी
न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन द्वारा दिया गया सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में, है ना, जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो उस पर लगाया गया फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि देखिए, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान के चलिए किसी मास और वेलोसिटी से आ रहा है, फोर्स लगाया, वेलोसिटी चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज। तो मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है वो डिपेंड करता है कितना तीव्रता से उस पर हम फोर्स लगाए हैं, है ना। फोर्स लगाएंगे, मोमेंटम चेंज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यही लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी जो फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। जहाँ डीपी क्या है, डीपी है चेंज इन मोमेंटम, क्या है, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस मोमेंटम। यहाँ अगर ऐसा लिखा रहे डीपी बाई डी टी, तो ये चेंज इन मोमेंटम तो है, लेकिन विद टाइम, तो इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ, बात। यानी पी फाइनल क्या होता है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, या इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू। अगर फोर्स को जैसे ही प्रोपोर्शन हटाते हैं, कांस्टेंट टर्म के लिखते हैं, हाँ, डीपी क्या है, डीपी है चेंज इन मोमेंटम, क्या है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस क्या है, टाइम है, फोर्स इक्वल टू के। तो ये हो जाएगा एम पी माइनस, यहाँ से एम जो है ना, यहाँ से एम पर निकालिए, ए फिजिकल आएगा के एम माइनस बाई टी। और आप जानते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, बाई होता है, ए फिजिकल टू क्या हो जाएगा, के एम इन। और प्रैक्टिकली देखा गया है कि का वैल्यू 1 होता है, एफ इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सलरेशन। यानी न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम। अब इसी को सोल्व करते हैं तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन होता है। इसको नोट डाउन कीजिए। तो हम लिख सकते हैं क्या है, मोमेंटम के बराबर है। अभी सोल्व किए, क्या आ गया, मास इंटू एक्सलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो भी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगा रहे हैं उसका मोमेंटम कितना रेट से चेंज हो रहा है उसके बराबर है, और फोर्स इंटू एक्सलरेशन है। ये आपको, ये क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ आ जाए एग्जाम में, है? ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन जो है दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको देखा है कि मोमेंटम पी 5t² आई कैप 10t कैप, ऐसा क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन दे रखा है कि मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, फाइंड मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t 1 सेकेंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जो मोमेंटम जो लग रहा है, मोमेंटम के जो इक्वेशन दे रखा है 5t² आई कैप प्लस 10t जे कैप, यानी आई डायरेक्शन में 5t² और ये डायरेक्शन में 10t, तो आपको बताना है कि उसमें फोर्स कितना लग रहा है और फोर्स का डायरेक्शन किधर है, मोशन डायरेक्शन किधर है ना। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं मोमेंटम जो गिवन है 5t² आई प्लस 10 प्लस 10t, हम जानते हैं इसको एक बार डिफरेंस, फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स होता है रेट ऑफ बाई डी टी, डिफरेंस
बाहर आया 10 आई कैप प्लस इसको 10t को करेंगे तो आ जाएगा 10। यही क्या होता है फोर्स। फोर्स कितना आ गया 10ti प्लस 10 इस फोर्स। क्योंकि हमको निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो 1 पुट करेंगे 10i प्लस 10j आ जाएगा, है ना। यानी फोर्स हमको आ गया, फोर्स आ गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होता है आई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और 10 कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। फोर्स इज 10√2। तो दो ऑप्शन में है, डायरेक्शन भी देखना है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यदि फोर्स आई और जे में रहे, आई और जे को में दे रखा है, तो 10 होता है y डायरेक्शन y बाई एक्स। y में कितना है 10 और x में कितना है 10, हो गया 1। फिर 10 फाई यदि 1 है, फाई की वैल्यू जाएगा 45 डिग्री। 10 45 कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उतारिए क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा ठीक डिफ्रेंसिएशन की उतारते चलिए। ओ चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट ऑफ फोर्स तो बात कर चुके हैं, न्यूटन है ना, केजी वेट। ग्रेविटेशनल में रहे तो केजी वेट भी बोलते हैं। ये तो लोग पढ़ चुके हैं। देखिए एक और बात समझिएगा, जैसे कि वेट जो है हम लोग समझ गए हैं, ये भी क्या एक प्रकार का फोर्स। तो कोई फोर्स यदि दे रखा है 10 न्यूटन, तो इसको कभी कभी जो है 1 केजी एफ भी लिखा जाता है ना। कि 1 केजी एफ या केजी वेट, या एफ है मतलब है कि उसमें जो है ग्रेविटी जी से मल्टीप्लाई हुआ है ना। मतलब बोल रहा है कि 1 केजी पे जो वेट लगेगा वही क्या कहलाता है 1 केजी एफ कहलाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे 1 किलो मास दे रखा है ना, वेट कितना हो जाएगा, कहेंगे mg, मास है 1 और ग्रेविटी की वैल्यू 10 है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 केजी एफ भी लिख, है ना, 1 केजी फोर्स, है ना। तो इसको दो टाइप से लिखा जाता है, तो लिख सकते हैं ऐसा, है ना। 1 केजी एफ का मतलब होता है मास में आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो फोर्स आएगा वही होगा आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन्स का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप एक्शन से फोर्स लगाते हैं उतना ही आपको रिएक्शन में फोर्स मिलेगा, है ना। तो एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड, है ना, अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, अपोजिट एक्शन। तो लिख सकते हैं to every action there will be always equal and opposite reaction। यानी एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, जैसे यहाँ देखा गया है। जैसे कि ये जो है इस पे जितना फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, ये है जितना ये जो है इसके अपने फोर्स से खींच रहा है, उतना ये भी जो है इसको अपने इतना फोर्स, यानी ये क्या होगा ग्रेविटेशनल बात करें, जितना बी जो है इसके नीचे फोर्स लगा रहा है उतना ये जो है इसके ऊपर लगा रहा है, क्या होगा। हाँ,
ऐसे समझ लीजिए कोई मास एम जमीन पर रखा हुआ है, क्या लगा रहा है वेट, जमीन उसके ऊपर क्या लगा रहा है नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन। अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है ना। एक्शन इज रिएक्शन। एक्शन यदि आप पृथ्वी के नीचे एम लगा रहे हैं, रिएक्शन में पृथ्वी आपके ऊपर लगा रहे हैं। आप बैठे हुए हैं, है ना, बेंच पर बैठे हुए हैं, बेंच के नीचे आप अपना वेट लगा रहे हैं, बेंच भी आपके ऊपर उतना ही नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा रहा है, और दोनों नॉर्मल और एम जी इक्वल है, तभी आप आराम से बैठे हुए हैं। यदि आपका नॉर्मल से ज़्यादा एम जी हो गया तो बेंच टूट जाएगा, आप नीचे गिर जाएंगे, है ना। आप सेफली बैठे हुए हैं, मतलब नॉर्मल फोर्स ऊपर और नीचे एम जी फोर्स दोनों क्या इक्वल है। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है एक आदमी है चल रहा है, जितना एक्शन नीचे लगाया है, लगा रहा है, उतने ही जमीन भी है उसके ऊपर एक्शन फोर्स लगा रहा है। आ रहा है बात, एक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स उतना ही एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, है ना। फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। फोर्स हमेशा क्या होता है, पेयर में लगता है, हमको दो पेयर में लगता है। जैसे कि ये जो है एक नीचे धरती है, ऊपर क्या है पैर है, तो पैर ये दोनों पैर ये लगा रहा है फोर्स, इधर जमीन भी उसके ऊपर लगा रहा है, तो ये पेयर में बात हो रहा है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या बोलते हैं हम लोग, एक्शन रिएक्शन पेयर, दो पेयर है। यहाँ भी क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, ये इसको एक्शन लगा रहे हैं, इसको रिएक्शन लगा रहा है। ये आदमी नीचे लगा रहा है एक्शन में, एक्शन फोर्स लगा रहा है, तो ये ऊपर क्या लगा रहा है, एक्शन फोर्स। ये इसको नीचे दबा रहा है, ये इसको ऊपर फोर्स लगा रहा है ना। दीवार पे हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे 10 न्यूटन, दीवार भी मेरे पीछे इधर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, पेयर होता है। समझ में आ गया, तो लिखिए। ये आगे चलते हैं, ये आगे तो इम्पल्स आना चाहिए, है ना। एक्शन रिएक्शन दिखा रहा है ना, कि फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, बोथ एक्ट एट द सेम। इसी टाइम लगता है, जैसे कि बंदूक से फायरिंग किया, फिर क्या आ गया, फोर्स जो लगा एक्स क्या हो गया, ये एक्शन है। एक्शन में क्या हो गया, इसकी रिकॉइल वेलोसिटी है। जब बंदूक चलाते हैं तो जितना फोर्स से आगे गया ही उतना ही आया, और इधर क्या आ गया, एक्शन रिएक्शन, पता है ना, रिकॉइल वेलोसिटी आता है, बताते हैं तो। हाँ, तो लिखा हुआ है कंडीशन फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर आकर साइमल्टेनियस, एक साथ आता है। ऐसे नहीं कभी लगाए फोर्स 1 घंटा के बाद रिएक्शन आएगा, ऐसा नहीं है, तुरंत होगा। एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या होगा, एक एक्शन है तो अपोजिट में रिएक्शन होगा। एक्ट अलोंग द सेम लाइन पे होगा, सेम लाइन पे। अगर आप ये नीचे एक्शन लगा रहे हैं तो रिएक्शन लग रहा है, दोनों क्या सेम लाइन पे है। एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। ये जो है इस पे एक्शन लगाया, ये जो है ब्लॉक है ये इसके ऊपर लगाया, है ना। दोनों क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड्स, क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है। तो लिख लीजिए जल्दी से। के बाद नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात किए, नेक्स्ट लेक्चर इम्पल्स पे आते हैं। इम्पल्स टॉपिक लिखिए, है ना, लास्ट टॉपिक यही रहेगा इम्पल्स का, और इसी के ऊपर 4-5 जो है न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो व्हाट इज इम्पल्स, व्हेन लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर a short time to change finite momentum, है ना, and impulse is numerically equal to force into time।
तो क्या कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम। हम क्या बोल रहे हैं कि लार्ज फोर्स एक्ट फॉर शॉर्ट टाइम, क्या बोले, लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर शॉर्ट टाइम टू फाइनाइट मोमेंटम, है ना। ये पल्स क्या है, जब लार्ज फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स। द चेंज इन मोमेंटम सफर्ड बाय सिस्टम ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के वजह से क्या होता है, सिस्टम में मोमेंटम चेंज होता है ना। फॉर एन इनफाइनाइटली स्मॉल स्मॉल पॉइंट ऑफ टाइम, माने बोल रहा है कि बहुत वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के बारे में बात कर रहा है। इज द इम्पल्स, ये क्या है, इम्पल्स है, क्या है ये, इम्पल्स है। तो एक काम कीजिए, हाँ, और लिख लीजिए आप, लिख लीजिए, है, तो लिख लीजिए, दोबारा फ्रेश पेज लिखिए। अब इम्पल्स क्या है, फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। जो फोर्स लगाते हैं, है ना, शॉर्ट टाइम के लिए, उस फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना, सिग्निफिकेंट टू चेंज मोमेंटम। ये जो इम्पल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स जो इसमें यूज हो रहा है, उस फोर्स को लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। वो फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, और ये फोर्स क्या करता है, मोमेंटम को चेंज करता है, ठीक है ना। इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है हम एक फ्रेश पेज लेते हैं, और आप जो है है ना, डेफिनेशन लिख चुके थे, हाँ, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम टू फाइनाइट टर्म स्फेरिकली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। व्हाट इज इम्पल्स, जब लार्ज फोर्स लगता है शॉर्ट टाइम के लिए ताकि उसे मोमेंटम चेंज हो सके, इम्पल्स कहलाता है। और न्यूमेरिकली ये जो है फोर्स और टाइम के बराबर होता है। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स टाइम, हाँ, फोर्स इंटू टाइम। पल्स का साइन यूनिट क्या हो जाएगा, टन फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर है, एम माइनस टू, टाइम का हो जाएगा एम एल टी। और ये इम्पल्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इम्पल्स क्या करता है, मोमेंटम चेंज करता है। ये मोमेंटम चेंज के बराबर भी होगा, कैसे होगा अभी हम देख लेंगे। अब मोमेंटम के बराबर भी इम्पल्स आल्सो इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी, है ना। और जो फोर्स लग रहा है, फोर्स को लोग इम्पल्सिव। एग्जाम्पल में देखेंगे, मान के चलिए कि कोई बॉल आ रहा है, कि बॉलर क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, बॉल आ रहा है किसी मोमेंटम से आ रहा है, मास उसके बॉल के पास मास है, और किसी वेलोसिटी से मेरे पास आ रहा है। बैट लिए लार्ज फोर्स लगाए, और बॉल और बैट क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए आया, और उसका डायरेक्शन चेंज हो गया और वेलोसिटी भी चेंज हो गया। तो जब लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर शॉर्ट टाइम, सो दैट मोमेंटम इज चेंज, मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। और जो फोर्स लगाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स, है ना। फोर्स क्या है, इम्पल्स क्या है, फोर्स इनटू टाइम है, और जो फोर्स लग रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, शॉर्ट टाइम के लिए लगता है ना। और ये क्या करता है, मोमेंटम को चेंज कर देता है। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए, ठीक है। लिख लिया आप लोग, हाँ।
तभी अभी हम लोग देखें कि इम्पल्स जो है क्या होता है, फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम। व्हाट इज इम्पल्स? फोर्स इनटू dt, एंड वी नो व्हाट इज फोर्स। फोर्स होता है रेट ऑफ एयर मोमेंटम। यदि हम इसको पाई डी किया जाए और यहाँ क्या है डी टी है, मल्टीप्लाई होगा कि कट जाएगा, पल्स क्या मिल रहा है? चेंज। तो व्हाट इज इम्पल्स? होता है चेंज इन है। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? माइनस, अगर पी मान लेते हैं मास इंटू, बोल देते मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, कितना हो जाएगा? यानी हो जाएगा, यानी इम्पल्स को ले सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या है? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम लोग जो है एक लाइन में लिख सकते हैं, पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम एज वेल एज चेंज दिस फोर्स। ये क्या फोर्स है? लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। देखिए ग्राफ यदि हम लोग बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे, देखिए यदि मान लीजिए फोर्स टाइम ग्राफ क्या है, सर फोर्स टाइम कोई ग्राफ है, मान लेते हैं ये जो ग्राफ है टाइम t1, इसका जो एरिया देगा, एरिया देगा वो देगा, एरिया मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो किसी भी फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? इम्पल्स। ठीक है ना? पहला तो लिख लेंगे एरिया अंडर, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स पल्स, क्या देता है? यदि दूसरा कि ग्राफ अगर ऐसा हो कि जिसका हम एरिया नहीं निकाल सकते, मान लें ग्राफ ऐसा दे दिया, ये भी क्या? फोर्स टाइम, टाइम t1 से लेकर, तो समझ में आ चुका है कि इसका जो एरिया क्या देगा? इम्पल्स देगा। लेकिन आप जो है ये ना रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, तो एरिया कैसे निकालिएगा? एरिया निकालने क्या होता है? बाय इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू टाइम, टाइम t1, ऐसे फर्स्ट बाय इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन है एरिया निकालने में। यदि फोर्स का इक्वेशन दे रखा हो, फोर्स इक्वेशन इंटू डी टी इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यानी इम्पल्स को जो है चार तरीका से निकाला जा सकता है, इम्पल्स को जो है चार तरीका से निकाला जा सकता है। इम्पल्स को चार तरीके, पहला इम्पल्स होता है फोर्स, फोर्स अगर फोर्स नहीं दे रखा है तो, यदि ग्राफ दे रखा है तो डाल दीजिए, ग्राफ में दे रखा है तो एरिया रखा है। चार तरीका से निकालने का है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है चार पांच न्यूमेरिकल देखते हैं और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? ये थ्योरी यहीं तक रहेगा। अब आप जब नोट्स बना ही रहे हैं तो उसके बाद जो न्यूमेरिकल चार पांच न्यूमेरिकल और कर लीजिए ताकि ये लेक्चर 1 कंप्लीट रहे, है ना?
और लेक्चर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले बोल देते हैं, वो भी अपलोड करेंगे यूट्यूब, है ना। उसमें पढ़ेंगे मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन, गन प्रॉब्लम, है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन, टिकल जो बेबी सर क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल पे आते हैं। जो भी न्यूमेरिकल आज जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं सारा इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इम्पल्स ही होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, इसके ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है स्पीड में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, क्रिकेट बॉल है जिसका मास 150 ग्राम है, विथ वेलोसिटी ऑफ 50, क्या गिवन है, बॉल है, मास है, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। इनिशियल इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ प्लेयर, बॉल आ रहा था किसी स्पीड से, इतना स्पीड से आ रहा था, प्लेयर द्वारा क्या गया, उसको रोक लिया गया, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। कितना टाइम लगा रुकने, 0.05 सेकेंड। इम्पल्स कितना, भाई कितना आसान क्वेश्चन है। इम्पल्स क्या, फोर्स तो दे नहीं रखा है, चेंज इन मोमेंटम से निकाल सकते हैं, पढ़ चुके हैं। कहाँ से कितना, 150,000 है, 50 माइनस 2/100, यानी ये हो जाएगा -2.5। ये हो गया इम्पल्स। दूसरा पूछा जा रहा है कि इसको फोर्स कितना लगाया गया, यानी ये पहला कैंसर। तुम लोग इम्पल्स जानते हैं, फोर्स टाइम होता है, फोर्स क्या हो जाएगा, इम्पल्स बाई टाइम। इम्पल्स कितना है, -2/, टाइम कितना, 0.05। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आपको, है ना। उतारिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेंज इन मोमेंटम है। एक बॉल है, मूविंग विद मोमेंटम ऑफ 5 kg पर सेकेंड, strike against a wall at angle of 45 degree and is reflected at the same angle, calculate change momentum। बोल एक वॉल है, ऐसे वॉल है और एक बॉल है, मोमेंटम दे रखा है, वॉल से टकराता है, मोमेंटम पी टकराता है, और इसका जो है एंगल है, इसका जो है एंगल है, वो एंगल है 5। टकराने के बाद सेम एंगल से ये टर्न बैक होता है, टर्न बैक होता है, इसका भी एंगल सेम एंगल, सेम मोमेंट, चेंज इन मोमेंट होगा। देखिए चेंज, जो भी चेंज इन मोमेंटम है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। कैसे, अब देखिए ई को क्या कहते हैं ना, इसको दो मोशन लेके चलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन लेके चलते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो पी का दो कंपोनेंट, हाँ पी कैसे, अगर मोमेंटम पी अगर ऐसे आ रहा है, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट, अगर ये थीटा है ना, तो इसका इधर एंगल होगा 40, है ना, इधर कॉस थीटा इधर हो जाएगा कॉस 40। अगर इसका बात करेंगे तो इसका भी दो कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट, ये 45 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, इधर हो जाएगा पी कॉस 40, इधर जो जा रहा है जाएगा पी। तो अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम अगर निकालें, मोमेंटम क्या होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। इनिशियल में क्या है, फाइनल है ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन, इधर जा रहा है, तो लिखेंगे माइनस माइनस ई कॉस 45 डिग्री, माइनस क्या है, दिस इज डायरेक्शन में, -P cos 45 डिग्री।
तो जोड़ेंगे तो -2p cos 45 डिग्री, -2p का वैल्यू कितना है 5, cos 45 कितना है 1/√। आंसर इज -5 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा चेंज इन मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होता है, वर्टिकल में नहीं होता। चेंज इन मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है माइनस फाइन कितना है, ये वर्टिकल की बात कर रहे हैं, नीचे है नेगेटिव में -p sin 40 माइनस इनिशियल क्या है, इनिशियल भी ये वाला इनिशियल है, दिस ऐसे इनिशियल भी सेम डायरेक्शन में नेगेटिव ही है, -p sin 45 डिग्री, -p sin 45 डिग्री माइनस प्लस sin 40, दोनों सेम क्वांटिटी हो जाएगा 0। तो जो भी चेंज इन मोमेंटम है ऐसे क्वेश्चन में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -5 आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -5 है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -5 इसका शॉर्ट तरीका भी है सॉल्व करने का। आप ऐसा क्वेश्चन का डायरेक्ट जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा शॉर्ट में, शॉर्ट में क्या होता है इसका जो है चेंज इन मोमेंट होता है -x, x मतलब x कंपोनेंट है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा -2 x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, अगर p अगर ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 5 डिग्री, 5 डिग्री है। ऐसे भी px क्या होता है हमेशा p cos थीटा हो जाता है, तो ऐसे याद रखिए, एच को ऐसे याद रखिए -2 ऐसे याद रखिए। अगर सिर्फ आपको ये पता है डायरेक्ट आंसर -2 cos 45 डिग्री, आंसर क्या आ जाएगा -2 5, ये था 1 -5। एक और क्वेश्चन होगा इसी प्रकार डायरेक्टली जो है हम लोग आंसर देंगे, ठीक है कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, वेरी गोबर क्वेश्चन। वेलोसिटी दे रखा है, फोर्स पूछ रहा है कितना है, वेलोसिटी कितना है 4.5 है, फोर्स पूछ रहा है। तो भाई सबसे पहले तो हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। इधर x है तो dv/dx निकाल देते हैं, 4 1/2x, हाफ में से एक घटेगा तो माइनस हाफ, अगर 2x के पावर -हाफ dv/dx। एक्सेलरेशन क्या होता है x होता है, फिर इसको करते हैं कितना है और x के पावर हाफ है, और dv/dx कितना है टाइम्स x के पावर -हाफ, 4 दूना 8 और x के पावर ये और ये खत्म हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ 0। एक्सेलरेशन इज फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 500 ग्राम, किलोग्राम में चेंज, और एक्सेलरेशन है कितना हो जाएगा 8×40 और न्यूटन, और न्यूटन इज आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 2024 में है वो क्वेश्चन है 2024। देखो जो पहला क्वेश्चन किए थे ना, एयर कॉट क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम का मास दे रखा है, बॉल का 4 से डिवाइड कर दी, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मूव कर रहा था बॉल, कैचिंग कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, कितना देर में उसको पकड़ा, कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट 0.1 सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर।
देखो एक बॉल आ रहा है, 150 ग्राम का बॉल है, आ रहा है कितना स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। बॉल ये प्लेयर द्वारा उसको क्या कर दिया गया, रेस्ट में आ गया, कैच किया, रेस्ट में आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। सबसे पहले हमको इम्पल्स निकालना होगा। इम्पल्स क्या होता है, हो जाएगा 150, इम्पल्स इतना है, और इम्पल्स एक और होता है फोर्स, फोर्स चाहिए, तो फोर्स हो जाएगा भाई, मास है 150, टाइम है 0, आ जाएगा माइनस, मैग्नीट्यूड दे रखा है तो माइनस हटा दीजिए, क्योंकि आंसर क्या मैग्नीट्यूड का जो है मैग्नीट्यूड में आना है। 15 गुने डिवाइड बाई 100, 1/15 दूना 3, माइनस साइन रहेगा क्योंकि अपोजिंग फोर्स है, दिस फोर्स इज अपोजिंग, सो फोर्स इज निगेटिव। मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन और टोटल फोर्स हो जाएगा -30 न्यूटन। क्लियर? आसान क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन जो है 23 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज फोर्स 125, एवरेज फोर्स लग रहा है 125 न्यूटन, 1 to 5 न्यूटन रहा है अप्लाई टू गन पे अप्लाई करने में। फायरिंग बुलेट्स ईच मास 10 ग्राम, बुलेट का मास है वो 10 ग्राम है। कितना स्पीड से चल रहा है बुलेट से, 50 मीटर पर सेकेंड। कीप इट इन इट पोजिशन, तो रखने के लिए फोर्स है। बुलेट को फायरिंग कर रहे हैं तो रिकॉयल आएगा, हो रहा है कि उसको पकड़ने के लिए, जैसे एक बुलेट है उसको फायरिंग करने में एवरेज फोर्स कितना लग रहा है, उसको होल्ड करने में वो लग रहा है 1 to 5 न्यूटन टू कीप इट पोजिशन। नंबर ऑफ बुलेट्स फायर पर सेकेंड, कितना नंबर ऑफ बुलेट्स जो है फायर करेगा एक सेकेंड। देखिए हम जानते हैं कि क्या होता है, मोमेंटम, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा मास इन, है ना, वेलोसिटी माइनस यू। देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मान के चल। अब मान लेते हैं कि मोमेंट, ये मान लेते हैं एक बुलेट ना होके n बुलेट निकल, कितना निकल रहा है n, टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा n से, और टाइम कितना लिया जा रहा है, 1 सेकेंड लिया, और फोर्स कितना है 1 to 5 इक्वल टू, सॉल्व कर दीजिए आगे आंसर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 to 5 डिवाइड बाई 1 to 5, मास कितना है 10 ग्राम, 10,000 से डिवाइड कर दिया तो ग्राम में, डी कितना है 25। अब क्या है ये 1250, 1250 डिवाइड बाई बचे, इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन से चलते हैं कि ये क्वेश्चन इजी आता है, क्वेश्चन है ये नीट 2016 क्वेश्चन है, और हम बताए थे, है ना, इसका दूसरा क्वेश्चन वही बताए थे। ऐसे क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है, एक बॉल है जिसका मास एम है, कि बॉल से टकरा रहा है ना, और रिफ्लेक्ट होकर सेम वेलोसिटी आ रहा है। क्वेश्चन है कि भाई पल्स बताइए, पल्स बताइए फिर चेंज इन मोमेंटम बताइए, पल्स बताइए फिर या फिर चेंज इन मोमेंटम बताइए। ऐसे क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, और होता है -2 टाइम्स एक्स, क्या लिख सकते हैं -2 cos थीटा, डायरेक्ट आंसर हो जाता है। हम भी बताए थे कि डायरेक्ट, है ना, क्या हो जाता है पी एक्स, मतलब पी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में -2 एम, और cos 6 आंसर इज -1/2, आंसर इज -m बताना चाह रहा है नेगेटिव डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में आंसर दे रखा है तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, एम बी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।